एवरीवन, वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। दरअसल ये वीडियो मुझे काफ़ी पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन बस नहीं रहा ध्यान। और फिर कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता दीजिए क्या फ़र्क है दोनों में। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं छोटी सी इसके ऊपर। तो उसी हिसाब से आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर जैसा मैं ज़्यादातर वीडियो में अपनी कहता हूँ कि इसकी सोर्सेज कहाँ से मटेरियल लिया है, ये सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं कि ये मटेरियल मैंने कहाँ से लिया है। देखिए, इकोनॉमिक्स जहाँ तक हम बात करते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग इकोनॉमिक्स की बहुत सारी शाखाएँ, बहुत ब्रांचेज हैं, लेकिन ब्रॉडली इकोनॉमिक्स को हम लोग दो ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक माइक्रो है और एक मैक्रो। माइक्रो बेसिकली कहा जाता है जहाँ पर हम स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज मेक डिसीजन, यानी जहां पर ये चीज स्टडी करते हैं कि कहां पे इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल कंपनीज अपनी एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज के लिए डिसीजन लेती हैं। जहां हम ये स्टडी करें कि ये कंपनीज या कोई आदमी या कोई व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को, स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए क्या करें, ए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। यानी इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं हम, इंडिविजुअल, फैमिली, फर्म, कंपनी। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी की हम बात करते हैं। और ये बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो बेसिकली किसी भी कंट्री या गवर्नमेंट के डिसीजंस को लेकर चलती है। यानी ये अगर हम बात करें कि पूरी कंट्री को एक इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, सब टैक्स इतना होना चाहिए, ओवरऑल टैक्स इतना होना चाहिए, या रेवेन्यू इतना होना चाहिए, प्राइस लेवल इतना होना चाहिए, इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए, वेज रेट ये होना चाहिए, जो भी है वो सब का सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेते हैं। तो यानी अब आप ये समझ लीजिए कि एक छोटी चीज़ है माइक्रो, इसीलिए वो छोटे वर्ड से करिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो बड़ा। होता क्या है, हम जनरली समझाने के लिए जो बात करते हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक गार्डन है, बाग कह लीजिए, खेत कह लीजिए, मान लीजिए बाग है और इसके अंदर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं आम के। आजकल आम आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपकी एक कंट्री है, ये इसमें प्रोडक्शन हो रहा है। अब कोई आपसे कहे कि साहब एक पेड़ का प्रोडक्शन बताइए कितना है, तो आप इसके प्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, वो माइक्रो हो गया। ठीक है। फिर आपसे कहा जाए कि साहब आप पूरे खेत की, पूरे बाग की, पूरी कंट्री के प्रोडक्शन को स्टडी कीजिए, प्राइस लेवल को स्टडी कीजिए, तो वो मैक्रो हो गया। समझ रहे? तो बेसिकली माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट्स को लेते हैं और मैक्रो के अंदर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेकर चलते हैं। ये दोनों ब्रांचेस बेसिकली हमें लगती हैं एकदम अलग हैं कि एक में तो हम सिर्फ पेड़ की बात करेंगे और एक में पूरे उसकी बाग की बात करेंगे, या हम किसी में एक सिर्फ फर्म की बात करेंगे और दूसरे में हम पूरी कंट्री की बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं कि साहब एक होगा तो दूसरा होगा। ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में, बहुत सारे इश्यूज़ में ओवरलैप करती हैं। तो अब हम इसको समझने के लिए पहले देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे अलग अलग हेडिंग्स में 7 अलग अलग हेडिंग्स लेंगे कि हर एक हेडिंग के स्कोप है, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, इसमें माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो पहले बात करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझेंगे, तभी तो हम डिफरेंशिएट या सिमिलरिटी को स्टडी कर पाएंगे, फिर माइक्रो को पढ़ेंगे, मैक्रो को पढ़ेंगे। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया इज द स्टडी ऑफ डिसीजन मेड बाय द पीपल एंड बिजनेस। जब कोई इंडिविजुअल पीपल, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, फैमिली, हाउस होल्ड, कोई जब कोई डिसीजन लेता है, या कोई बिजनेस इंडिविजुअली एक बिजनेस कोई डिसीजन लेता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। वो बेसिकली जाहिर है जो भी एक डिसीजन लिए जाते हैं वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए लिए जाते हैं, कहाँ पर पैसा लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, या प्राइस भी होते हैं जिस पे कि गुड्स और सर्विसेज बिकती हैं और ख़रीदी जाती हैं, या आप
टैक्सेस को ले लीजिए, जो टैक्स हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस है, वो जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। टैक्स एक फर्म के एक प्रोडक्ट पर लगा, माइक्रो हो गया, लेकिन जब हम पूरी कंट्री के टैक्स के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो हो जाएगा। तो माइक्रो बेसिकली हम इंडिविजुअल यूनिट, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलते हैं। जैसे सप्लाई एंड डिमांड है। अब सप्लाई एंड डिमांड हम पूरी कंट्री की स्टडी नहीं करते, हम देखते हैं कि साहब कार इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कार की डिमांड कितनी है, हम फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो फूड ग्रेन्स की डिमांड और सप्लाई कितनी है, जिस चीज की भी हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें, उसकी डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, तो ये माइक्रो में आएगा। ठीक है, और वो सारी की सारी फोर्सेस जो कि प्राइस को डिटरमिन करती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जो प्राइस लेवल को डिटरमिन करेंगे, जो भी हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल पर प्राइस को लेकर आती हैं, इसलिए ये सारी की सारी माइक्रो लेवल के अंदर पड़ी जाती है। और इसको, इस टेक्निक को, इस अप्रोच को हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको हम लोग बॉटम अप कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअल यूनिट से लेकर चलते हैं, इंडिविजुअल यूनिट फिर ज्यादा फर्म और बढ़ गई सारी फर्म, कुल मिलाकर फिर कंट्री आ जाती है एंड में। बॉटम अप अप्रोच इसीलिए ये कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन चॉइसेस, ह्यूमन डिसीजंस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से पीपल चॉइस करते हैं, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग डिसीजन लेती हैं और किस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। ठीक है, और अगर इसी बात को हम लेकर चलें तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिस्ट डज नॉट ट्राई टू आंसर और एक्सप्लेन व्हाट फोर्सेस शुड टेक प्लेस इन द मार्केट। रिपीट कर रहा हूं मैं इसको हिंदी में। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको ये नहीं बताती कि कोई चीज़ कैसे एक्सप्लेन हो रही है या मार्केट फोर्सेस किस तरह से काम करना चाहिए, मार्केट में किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, नहीं, बल्कि वो एक्सप्लेन करती है कि क्या हुआ। इट ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस। ठीक है, वो ये नहीं बताती कि साहब ये चीज़ यूं है, ऐसी होनी चाहिए, नहीं, वो ये बताती है बेसिकली हुआ क्या है। यानी एक तरीके से रिपोर्ट, इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है कि साहब अगर प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे तो यहां क्या होगा, इसको बता देगी कि साहब अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस आपने बढ़ा दिया तो इसकी डिमांड यहां कम हो सकती है, ये बात बताती है। ये नहीं बताएगी कि इसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके रूल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, बहुत सारे अलग अलग हैं जिन पर ये काम करती है, लॉज हैं कई इसके ऊपर, थ्योरम्स हैं जो ये सारी चीज़ें बताती हैं, लेकिन इसके अंदर हम एम्पेरिकल डेटा या एम्पेरिकल स्टडी पे काम नहीं करते। एम्पेरिकल स्टडी नहीं होती, बल्कि इसमें रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, इन थ्योरम्स होती हैं, इन पर हम काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको क्या कहते हैं, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ए कंट्री। हम पूरी कंट्री को लेकर चलते हैं कि किस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज इकोनॉमी में एज ए होल इंपैक्ट करती हैं। हम जब बात करेंगे किसी पॉलिसी पर बात करेंगे, किसी चीज़ को हम लेंगे, किसी चीज़ पर हम स्टडी करेंगे, तो हम इंडिविजुअल यूनिट पर नहीं करेंगे। इसके अंदर हम कंट्री एज ए होल, पूरी कंट्री, इन्फ्लेशन, पूरी कंट्री का इन्फ्लेशन क्या है, इनकम, नेशनल इनकम क्या है, हम इस पर यहां बात करते हैं। इसके अंदर हम इंटायर इंडस्ट्रीज, इंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं रादर देन इंडिविजुअल और स्पेसिफिक कंपनीज। हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करते, इंडिविजुअल फैमिली की बात नहीं करते, नहीं, हम बात करते हैं ओवरऑल कंट्री की। इसीलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। यहां हम बात करते हैं पूरी कंट्री के बाद फिर वो इंडस्ट्री पे आ जाएगी, उसकी इंडस्ट्री के बाद फर्म आ जाएगी, इंडिविजुअल्स में आ जाएगी, है ना। इसलिए इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और ये बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देती है, जैसे व्हाट शुड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बी, इन्फ्लेशन का क्या रेट है। तो हमें पूरी कंट्री के डेटा को स्टडी करना होगा, तब हम देखेंगे पिछले साल क्या रेट था, अब क्या है और आगे क्या हो सकता है। या व्हाट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी कौन सी चीज है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगी, इस इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगी। तो हमें पूरी कंट्री के डेटा को स्टडी
करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम लोग बहुत ही वाइड फिनोमिना को एग्जामिन करते हैं। जैसे जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हम पूरी कंट्री का इनकम देखते हैं ना। इसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी फर्म की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कंट्री के जीडीपी देख रहे हैं। जीडीपी होती कंट्री की है, ठीक है। या फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से जो चेंजेस होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में चेंजेस, नेशनल इनकम में चेंजेस, रेट ऑफ ग्रोथ में, प्राइस लेवल पे, ये किस तरह कंट्री के डेवलपमेंट पर असर करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इसके अंदर आगे हम इसके अंदर ये भी एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट एक्सपोर्ट के बढ़ने घटने पर असर करता है। अब कैपिटल अकाउंट पूरी कंट्री का है, हम ये बात नहीं कर रहे कि ये पर्टिकुलर कंट्री, ये पर्टिकुलर फर्म कुछ एक्सपोर्ट कर रही है तो इस पे क्या असर आ रहा है, नहीं। हम कह रहे हैं कंट्री के कैपिटल अकाउंट पर कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट का क्या असर आ रहा है, क्या वो एक्सपोर्ट बढ़ने पर क्या असर है, एक्सपोर्ट घटने पर क्या असर है। इसी तरीके से किस तरीके से हमारी जीडीपी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इफेक्ट करती है कि साहब जीडीपी इतनी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट इतना कम हो गया, ठीक है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली किसी इंडिविजुअल यूनिट पे ना फोकस करके एग्रीगेट एंड इकोनोमेट्रिक्स कोरिलेशन पर काम करती है। एग्रीगेट, पैसे हम सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई या डिमांड, लेकिन यहां एग्रीगेट पर बात करते हैं, यहां हम एग्रीगेट पर बात करते हैं, ठीक है। यहां एग्रीगेट हमें बताता है कि कितना टोटल डिमांड है, कितनी टोटल सप्लाई है, और इनका कैसे इकोनोमेट्रिक कोरिलेशन हम निकाल सकते हैं। और इसी एग्रीगेट और इकोनोमेट्रिक कोरिलेशन की वजह से ये गवर्नमेंट और बहुत सारी फर्म्स और बहुत सारी एजेंसीज इसको यूज करती हैं। इसको फार्मूले होते हैं इसको बनाती हैं, और बेसिकली फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करती है ये भी इसी के थ्रू काम किया जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सिक्योरिटीज वगैरह को खरीदते हैं, वो इस पर बहुत ही एक क्लोज आइज रखते हैं कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी काम कर रही है, और इसी के अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजंस को लेते हैं। ये आया कहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली 1930s के अंदर जब डिप्रेशन था तो जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी जो किताब लिखी थी उसके अंदर पहली बार इस वर्ड को यूज किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स जो माना जाता है वो केन्स ने ही इनिशिएट की थी, और उसके बाद एक ये ब्रॉड फिनोमिना बन गया, एक मॉनेटरी एग्रीगेट बन गया, और ये हर जगह इसको स्टडी किया जाने लगा। कुछ इकोनॉमिक्स ने इसमें डिस्प्यूट्स लेकर आए कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ डिसएग्री हुए, लेकिन आज भी ये हमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट, एक प्रॉपर कोर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ डिफरेंस प्रिंसिपल्स हैं, और इसी तरीके से मैक्रो में कुछ और चीजें हैं। तो यानी अब हम ये देखें कि माइक्रो डिफरेंस प्रिंसिपल्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। डिफरेंस प्रिंसिपल्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, इसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जाहिर है जितना मैं बता रहा हूं अभी वो लिमिटेड नहीं है कि बस यही है, लेकिन ये हैं जो बहुत ज्यादा असर करते हैं। जैसे डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। भाई कभी कभी कहीं लिखते में वो जल्दी में थोड़ी स्पेलिंग ख़राब हो जाती है, शॉर्ट में रह जाता है, उसको इग्नोर कर दिया कीजिए। कभी कभी इस पर मैसेज आ जाते हैं, सर आपने वो स्पेलिंग गलत लिखी है, उसको इग्नोर किया करें, देखें क्या है, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, प्राइस कैसे डिटरमिन किए जाते हैं, वहाँ एक लॉ चलता है, लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ डिमांड। मान के चलते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और वहाँ पर किस तरीके से मार्केट एक इक्विलिब्रियम लेवल पर आती है, कंज्यूमर किस तरह से इक्विलिब्रियम पर आता है, या प्रोड्यूसर किस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल पर आता है। पहली एक चीज ये होती है। दूसरा जो हम इसके अंदर प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी कौन सी होती है? प्रोडक्शन थ्योरी बेसिकली होती है हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड या मैन्युफैक्चर्ड, आप कह लीजिए उसको,
किस तरीके से हम इनपुट को आउटपुट में चेंज करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट, कितने आउटपुट लेने के लिए कितना इनपुट देना है, ये सारा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और एक और प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी एक तरीके से वही है कि हम निकालते वही है, लेकिन हम यहां पर जो प्राइस निकालते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट निकालते हैं। यानी हम जो है प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज को डिटरमिन करते हैं बट बाय द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूजिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। यानी जो इनपुट कॉस्ट है उसके जरिए हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू या प्राइस को डिटरमिन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स भी इसका एक प्रिंसिपल है, लेबर इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स है। ये क्या चीज है? वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं, वो किसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वेज, एम्प्लॉयमेंट या इनकम का क्या पैटर्न है, किस तरीके से वेज बढ़ रही है, किस तरीके से वेज घट रही है, कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, इनकम कहाँ है, क्या है। ये सब चीज हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स के अंदर। ये भी एक प्रिंसिपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसी तरीके से जिस तरह हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ की रिसर्च एरियाज होते हैं। की रिसर्च एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी कुछ की रिसर्च एरियाज होते हैं, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो जितनी भी रिसर्चेस की जाती हैं वो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही की जाती हैं, जो क्या बताता है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। किसी भी कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ती घटती है, एग्रीगेट प्रोडक्शन कैसे बढ़ता घटता है, इसको एग्रीगेट सप्लाई कैसे बढ़ती घटती है, इसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ की रिसर्चेस एरियाज चाहिए होती हैं जो इसमें मिलते हैं। इसमें क्या है, ये आपको बताता है फंक्शंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम बात करते हैं कि साहब की रिसर्च एरियाज क्या है, हम फंक्शंस देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। फंक्शन ऑफ फिजिकल कैपिटल, फंक्शन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फंक्शन ऑफ लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। एक और रिसर्च एरिया है इसका जिसको हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इसका एक और इंपॉर्टेंट की रिसर्च एरिया है जिसके अंदर रिसर्चेस की जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा इस एरिया में आप ये देखिए कि हम लोग वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल आउटपुट है, ये एक इसके अंदर वेरिएबल्स लेते हैं और हम देखते हैं एक का दूसरे पर क्या असर पड़ता है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये तो बेसिकली बात हुआ कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। अब हम देखें कि कुछ इनके अंदर डिफरेंसेस हैं जो कुछ बेसिकली कुछ हेडिंग्स के ऊपर है, कीज हमने ली हैं। डिफरेंसेस, ठीक है। इसके अंदर कुछ अलग अलग हेडिंग्स हैं, कीज ली हैं कि एक क्या कहता है और दूसरा क्या कहता है। तो सबसे पहले हम देखें मीनिंग क्या है। देखिए इसमें जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली सब वही चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, अब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि माइक्रो में क्या है और मैक्रो में क्या है, ठीक है। मीनिंग अगर करें तो ये भी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और फर्म बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वो बिहेवियर जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर काम करता है, और इसके अंदर हम मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी डील करते हैं या इसी तरह के इकोनॉमिक इश्यूज को डील करते हैं। दूसरी तरफ मीनिंग अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, ये भी ब्रांच ऑफ स्टडी है, लेकिन इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन टोटल। वहां इंडिविजुअल यूनिट, यहां हम पूरी इकोनॉमी की एक साथ बात करते हैं। ज्यादातर जो फैक्टर्स हम यहां स्टडी करते हैं वो जीडीपी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इन्फ्लेशन होता है, ग्रोथ रेट वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरी बात, एरिया ऑफ स्टडी क्या है दोनों का। दोनों में हम
स्टडी क्या करते हैं? बेसिकली आप ये कहिए क्या सेगमेंट्स है जो स्टडी किया जाता है। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट्स को स्टडी करते हैं। पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट्स, हम सबको लेके नहीं चलते हैं, सिर्फ हम स्टडी करेंगे, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट लेंगे इकोनॉमी का और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक कवर्स सेवरल मार्केट सेगमेंट्स, क्योंकि हम यहां ओवरऑल होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के जो जितने भी सारे सेगमेंट्स होते हैं हम सबको स्टडी करते हैं। डील्स किसके साथ करते हैं? ये डील्स विद, ये किसके साथ डील करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आप बात कीजिए तो ये डील्स करता है, बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे डिमांड है, सप्लाई है, फैक्टर प्राइसिंग है, प्रोडक्शन प्राइसिंग है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, प्रोडक्शन अपने आप में है, कंजम्पशन है और बहुत सारे हैं। इसी तरीके से अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो किस में डील करता है? बहुत सारी चीजें इसके लिए भी, कुछ उसमें से जैसे मैंने बताया नेशनल इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट है, जर्नल प्राइस लेवल है, मनी है और बहुत सारे हैं। ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशंस दोनों की क्या है? बिजनेस के मतलब बिजनेस के हिसाब से हम दोनों का क्या यूज करते हैं, कहां अप्लाई होता है? बहुत सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनल इश्यूज पर अप्लाई होता है। जब हम इंटरनल किसी फर्म की बात करते हैं, इंटरनली हम किसी हाउस होल्ड की बात करते हैं, इंटरनली हम किसी एरिया की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करता है ओवरऑल एनवायरनमेंट या आप कहिए एक्सटर्नल इश्यूज। अगर हम ये बात करके चल रहे हैं कि साहब पूरी कंट्री का टैक्स सिस्टम क्या है, मैक्रो हो जाएगा। अगर हम कहें कि साहब नहीं, हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या टैक्स लगा, माइक्रो। ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। अगला है स्कोप, क्या है दोनों का? स्कोप क्या है दोनों का? स्कोप बेसिकली सिंपल इसका वही है कि जिस चीज में डील करते हैं वही इसका स्कोप है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया, डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया, जैसे नेशनल इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस लेवल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम देखें इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है दोनों की? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल है रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट अलोंग साइड द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्राइसेस को रेगुलेट करती है साथ साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस के, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, इनके क्या क्या प्राइसेस हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या शेयर है, इसके साथ ही वो टोटल प्राइस को लेकर चलती है किसी भी फर्म के, किसी प्रोडक्ट के। दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो ब्रॉड प्राइस लेवल को बात करती है। वो कहती है कि किस तरीके से हम ब्रॉडली, फर्मली प्राइस लेवल को बरकरार रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसके अंदर कोई इशू ना आए, जिसके अंदर डिफ्लेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, राइजिंग प्राइस हो सकते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, घट सकता है, पॉवर्टी हो सकती है, एज ए होल पूरी कंट्री की हो सकती है। ठीक है, और आखिर में हम देखें कि क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस बहुत होती हैं, लिमिटेशन बहुत हो सकती हैं। हम यहां सिर्फ एक एक मेन लिमिटेशन को लेकर बात करेंगे। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन की अगर आप बात करें तो यहां पर कुछ इम्प्रैक्टिकल अजम्पशंस लिए जाते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जर्नली प्रिज्यूम करके चलती है चीजों को, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ना। आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कम्युनिटी में, किसी कंट्री में कहीं भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फिजिबल है ही नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां पर एक मिसकंसेप्शन होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो चीज एग्रीगेट यानी कंपैरिहेंसिव में ट्रू है, हो सकता है वो इंडिविजुअल लेवल पे ना हो। एक चीज, एक पॉलिसी को लेकर चले हम कि साहब हाँ ठीक है, अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो इस डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल बात करें तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहां पर एक मिसकंसेप्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेता है, जहां पर वो एग्रीगेट और इंडिविजुअल में थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ पाता।
ठीक है, ये इनकी एक दोनों के अंदर डिफरेंसेस हो गए कि इन हेडिंग्स के ऊपर या इन पॉइंट्स के ऊपर दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी एक तरीके से एक स्पेशल कंसीडरेशन देखें जिसमें कि हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों में फर्क तो देख लिया, सिमिलैरिटीज क्या है, मतलब क्या ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, वो हम स्पेशल कंसीडरेशन में देखेंगे। आप इसको कोई भी हेडिंग दे लिए, मैंने जहां से मटेरियल लिया था वह स्पेशल कंसीडरेशन मुझे मिला, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए। तो मैंने स्पेशल कंसीडरेशन ले लिया। यहां आप ये भी कह सकते हैं कि साहब सिमिलरिटी क्या है, डिपेंडेंसी क्या है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। देखिए दोनों माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंशिएट हैं, हमें दिखता है कि दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा तरीके से, यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करते हैं। ये इंटरडिपेंड करती हैं टू ए लार्ज एक्सटेंट, और उसका प्राइम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंटरडिपेंडेंसी इन इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन की बात करिए तो क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन और उसका इंप्लीकेशन जो है वो किस पर होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, ठीक है। जहां कॉमन फोकस हमारा कहां पर होता है कि हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। इन्फ्लेशन को लेकर हम पूरी कंट्री का इन्फ्लेशन को लेकर चलते हैं कि पूरी कंट्री के इन्फ्लेशन से कॉस्ट ऑफ लिविंग पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि इन्फ्लेशन जो है वो तो राइस प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के, गुड्स एंड सर्विसेज के, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, किसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर का घट रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखिए कि ये एक सीवियर इंप्लीकेशन है इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स और कंपनी पर भी, इसीलिए इसको कहा ना बॉटम अप। यहां पर ये बॉटम से ही चलेगा अप तक, यानी अगर बॉटम से स्टार्ट ही नहीं होगा तो अप पर कैसे पहुंच पाएगा। तो ये डिपेंडेंसी है, इन्फ्लेशन इसका एक एग्जांपल है। दूसरी चीज, जो माइक्रो प्रिंसिपल्स हैं वो मैक्रो के अंदर भी यूज किए जाते हैं, यानी अगर आप देखिए इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन अगर आप बात करें तो ये सेम आइडिया, ये सेम क्राइटेरिया जो है वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है जो दोनों के अंदर यूज किया जाए। एग्जांपल मैं लूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्रीगेट में भी किया जाता है और सिर्फ सिंपल डिमांड में भी किया जाता है, ठीक है। तीसरी बात, जो हमारे मैक्रो इफेक्ट है, जो माइक्रो और मैक्रो इफेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को असर करते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करती है। ये एक तरीका है जिससे कि हम ये जाने कि ये माइक्रो एंड मैक्रो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो छोटी है, बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर हुई होगी, माइक्रो और मैक्रो क्या। बस बहुत ब्रॉडली आप एक आइडिया रखिए कि जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में कुछ भी स्टडी करेंगे माइक्रो, और जब हम पूरी कंट्री के बारे में स्टडी करेंगे तो मैक्रो, ठीक है। तो कोई, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।